हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चलेगा, इसमें हम लोग पार्ट 1 से बात करने वाले हैं, जो कि 18वीं सदी में जो क्या हुआ था, मुग़ल साम्राज्य का जो पतन हुआ था, हम लोग वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ये पूरा फुल जो है मॉडर्न का जो एक तरह से प्ले लिस्ट बनेगी। ठीक है, जिस तरह पॉलिटी का बना हुआ इसी तरह हर सब्जेक्ट का वाइज जो है एक तरह से प्ले लिस्ट बनेगा। चलिए शुरू करते हैं कि 18वीं सदी का हम भारत की बात करते हैं तो क्या क्या हुआ था। तो 18वीं सदी में जैसे कि हमको मालूम है कि औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हो गया था। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही क्या हुआ था कि मुग़ल साम्राज्य जो एक तरह से जो है पतन की ओर जो है अपना राह देखने लगा था। इसमें बात करते हैं अवध के बहुत सारे शासक थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे, हैदराबाद हो गया था। तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले। तो चलिए क्या हुआ कि 18वीं सदी के बाद में क्या हुआ कि भारत की स्थिति क्या था और उसके बाद क्या क्या हुआ। देखो, 18वीं सदी की हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में एक तरह से हम बात करते हैं कि मुग़ल का पतन हो रहा था। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्वतंत्र राज्य का भी उदय हो रहा था। अब हम बात करते हैं कि यूरोपीय आगमन का भी हो रहा था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इन सभी कंपनियों का जो है एक तरह से जो है आगमन हो गया था, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि पुनर्जागरण की जो है एक तरह से दौड़ हो रही थी। तो वो सब पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। ये पहला वीडियो है और इसी तरह से हम आगे सारे वीडियो कवर अप करेंगे नोट्स के साथ। तो हम बात करते हैं कि 18वीं सदी का जो मुग़ल की हम बात करते हैं तो मुग़ल का पतन हो रहा था। तो मुग़ल का पतन में बात करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य जो था केवल दिल्ली तक ही सीमित रहना। ठीक है, वह जो केवल दिल्ली तक ही सीमित रह रहे थे। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1803 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना जो है एक तरह से जो है दिल्ली पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था। अब हम बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य जो है ब्रिटिश का जो एक तरह से पेंशन भोगी भी बने रहे। उत्तराधिकारी, अगर मुग़ल साम्राज्य की हम बात करते हैं पतन का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम वही तो देख रहे हैं कि पतन का कारण क्या हुआ था कि उत्तराधिकारी योग्य नहीं रह पाए थे। साम्राज्य में हम बात करते हैं कि गुटबंदी के कारण, कि हम तुम्हारा समर्थन देंगे, तुमको शासक बनाएंगे, तुम हमको ये राज्य देना या हमारे अंडर में तुम काम करना। कठपुतली शासक की जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वर्चस्व जो है देखने के लिए मिला था। वही दूसरी तरफ ये भी हम मान सकते हैं कि वित्तीय स्थिति जो है ख़राब हो गया था। ठीक है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है वित्तीय स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना 11th का, जो बिपिन चंद्रा का ओल्ड एनसीईआरटी, तो उसमें पता चल जाएगा कि वित्तीय स्थिति जो है कैसे ख़राब हुई थी। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सेना के भी अभाव था। जैसे कि अगर मुग़ल सेना में बात करते हैं सेना के अभाव था, तभी तो बात करते हैं कि जो विलियम हॉकिंस आया था, तो पुर्तगालियों ने उसके पास जो एक स्ट्रॉन्ग मतलब सेना नहीं था, तो नहीं हुआ। तो वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे। जब विलियम हॉकिंस के बारे में पढ़ेंगे, और जब गोवा का जो गवर्नर था उससे मिलने के लिए मकरूब खां बहुत ज़्यादा लंबा समय इंतजार करना पड़ा, तो उस समय पता चल गया था कि हाँ, मुग़ल साम्राज्य में जो एक तरह से जो है शक्तिशाली नौसेना भी नहीं है। तो वहाँ पर यहाँ भी यही बात करने चाह रहे हैं कि इस सेना का अभाव था। सेना का अभाव में हम बात करते हैं कि आधुनिकीकरण सेना की अभाव था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं नौसेना के भी अभाव था। बाहरी आक्रमण के कारण भी हम एक तरह से मान सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का जो है पतन हुआ था। जैसे कि हम बात करते हैं नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह के बाद हम बात करते हैं अब्दाली का आक्रमण। अब्दाली कौन था? तो नादिर शाह का जो एक तरह से क्या था, सेनापति ही था। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम इंक्लूडेड है, और इसमें हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है। दोनों को जो एक तरह से लेकर चले, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो कि स्पेक्ट्रम में नहीं दिया हुआ है, तो हमने दोनों की तरह से कंपाइल कर दिए हैं। अब बात करते हैं, अब मेन टॉपिक पर शुरू करते हैं कि बताया जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो उसके पुत्र जो थे, उन सारे पुत्रों के बीच जो है एक तरह से जो आपसी संघर्ष हो गए थे। किस चीज़ के लिए? तो उत्तराधिकारी बनने के लिए जो आपसी संघर्ष हो गए कि नहीं भाई, मैं उत्तराधिकार बनूंगा, तो मैं उत्तराधिकार बनूंगा, तो मैं उत्तराधिकार बनूंगा। इन तीनों में क्या हुआ कि आपस में जो संघर्ष होने लगे। इनके पुत्र कौन कौन थे? तो देखो, मुअज्जम या फिर बहादुर शाह प्रथम हो गए, मुअज्जम आजम हो गए, और बात करते हैं मोहम्मद काम बख्श हो गए। इन तीनों के बीच जो है एक तरह से हम बात करते हैं आपसी संघर्ष हो गया था। किस चीज़ के लिए? उत्तराधिकार बनने के लिए। इन संघर्ष में क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम जो है एक तरह से जो कामयाब रहा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एजेड था। ठीक है, मतलब बूढ़े थे ये, तो काफ़ी लंबे समय तक जो है शासन नहीं कर पाए। लेकिन इनको जो है 1712 में ही 1707 में शासक बने, 5 साल मात्र रहे और इनकी जो मृत्यु हो गया था।
देखिए बहादुर शाह प्रथम की हम बात करते हैं, तब बहादुर शाह प्रथम की हम बात करते हैं तो योग्य एवं विद्वान शासक था। पहले नंबर बात देख सकते हैं, बहादुर शाह प्रथम की जो उपाधि लेने वाला पहला शासक था। बात करते हैं मेल मिलाप की नीति ने अपनाया, जैसे कि हम बात करते हैं मारवाड़ के अजय सिंह हो गए, अजीत सिंह हो गए, सिख नेता से मेल मिलाप का नीति अपनाए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किए थे कि अपने जो साम्राज्य में जब उत्तराधिकार बने तो एक तरह से मेल मिलाप की नीति अपनाए थे। वही दूसरी तरफ बात करते हैं सिख नेता से भी मेल मिलाप का नीति अपनाए थे, जिसमें से हम बात करते हैं कि सिख नेता की हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, उनके साथ भी जो है बंदा बहादुर प्रथम जो है एक तरह से मेल मिलाप का नीति अपनाया था। भाई जब गुरु गोविंद सिंह के जो मृत्यु जब हो जाता है तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के होने के बाद जो उसका शासक कौन बनता है, यानी फिर उत्तराधिकारी को जो बनता है कि बंदा बहादुर बनता है। बंदा बहादुर के साथ जो है इसका जो मेल मिलाप के जो संबंध जो है एक तरह से जो अच्छा नहीं था। ठीक है, इसी संघर्ष में क्या हुआ कि बहादुर शाह से जो है बंदा बहादुर से जो लड़ते समय जो है बहादुर शाह प्रथम की जो है 1712 में मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ जैसे कि सिख नेता हैं उनको जो हत्या के बारे में कि कैसे कैसे मतलब उनको हत्या हुआ था या फिर उनकी मृत्यु हुई थी। हम बात करते हैं कि 5वें गुरु, जैसे सिख नेता में 10 में 10 गुरु थे ना, तो इसमें से हम बात करते हैं 5वें गुरु में बात करते हैं कि अर्जुन सिंह देव थे, जिनको हम बात करते हैं कि जहांगीर ने जो है मृत्यु दंड दिए थे। ठीक, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 9वें गुरु तेग बहादुर जो है औरंगजेब द्वारा जो है मृत्यु दंड दिया गया था। तो यहाँ पर दो चीज़ की क्लियरिटी मिल गई होगी कि 5वें गुरु जो अर्जुन सिंह देव थे उनको एक तरह से जो जहांगीर के द्वारा जो मृत्यु दंड दिया गया था, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। वही हम बात करते हैं 9वें गुरु जिसका नाम था क्या, तेग बहादुर जो है उसके जो है औरंगजेब के द्वारा जो है मृत्यु दंड दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। 1712 में क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम की जो है मृत्यु हो गया था। अब 1712 में बहादुर शाह प्रथम का जो है मृत्यु हो गया तो फिर उसके पुत्र में भी आपसी संघर्ष हो गया उत्तराधिकार बनने के लिए। जिस तरह हम बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसके तीनों पुत्र के भी जो है शासक बनने के लिए जो है एक तरह से जो आपसी संघर्ष हुआ, उसी तरह हम बात करते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु होने के बाद जो है एक तरह से क्या हुआ था, आपसी संघर्ष होना लगा। मतलब कि आपसी संघर्ष किसके बीच, पुत्रों के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि जो हम बात मान सकते हैं कि पितृसत्तात्मक जो सत्ता थी यहाँ से थोड़ा बदलाव की जो है एक ओर देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ जो पिता के उत्तराधिकार जो बड़े बेटा बनता था इसका जो है एक तरह से यहाँ पर बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा यहाँ पर जब इंटरव्यू वगैरह चाहे जो भी मेंस का कोटेशन में ना इस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम की हम बात करते हैं 4 पुत्र थे, जिसमें हम बात करते हैं पहला हम बात करते हैं जहांदर शाह मान सकते हैं, आजिम उस शान हो गए, रफ़ी उस शान हो गए और जहान शाह हो गए। इन चारों पुत्र के बीच जो है आपसी संघर्ष हुआ। फिर बात करते हैं कि इन चारों पुत्र में जो है ना जो इसके गुट थे, जैसे मुग़ल दरबार में जो 4 गुट रहते थे तो उन चारों गुट में से ना इन चारों पुत्रों में से एक एक करके जो है सहायता देना शुरू करे कि हम तुमको सहायता देंगे, तुम शासक बनो, तुम मेरा कठपुतली रहो। ठीक है, इसी में आपको जो है सैयद बंधु का जो है नाम सुनने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को जो है किंग मेकर कहलाता था। तो उसके बारे में यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं पहले मुग़ल के दरबार में बात करते हैं गुट के बारे में कि कौन कौन सी गुट था। तो मुग़ल दरबार में हम बात करते हैं 4 गुट थे, जिसमें से पहला हम बात करते हैं ईरानी गुट हो गए, दूसरा हम देखते हैं कि अफ़गानी गुट हो गए, तुरानी गुट हो गए और हिंदुस्तानी गुट हो गए। तो ये जो चारों पुत्र में से जहांदर शाह जो है एक तरह से जो कामयाब रहा, और जहांदर शाह जो कामयाब था तो इसको जो कौन सी गुट का समर्थन मिला, तो ईरानी गुट का जो समर्थन मिला, जो कि एक तरह से सैयद बंधु जो है मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहीं पर हम आगे से देखेंगे जहांदर शाह के बारे में, जो कि 1712 से लेकर जो है 1713 तक शासन किया था। इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह के बारे में देखेंगे कि मोहम्मद शाह के आते आते जो एक तरह से साम्राज्य जो है एक तरह से विघटित होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पार्ट 2 होगा। धीरे धीरे करके चलेंगे और थोड़ा स्ट्रेस है इस वजह से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा भी होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।